गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अकाउंटिंग में हम एक क्वेश्चन छोड़ के गए थे कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क है। जिसमें पहला क्वेश्चन, पहली बात हमने ये रखी थी कि जो प्रोविजन है उसके अंदर जो हम पैसा साइड में रखते हैं, रिजर्व में भी पैसा साइड में रखते हैं। क्लियर? दोनों में ये तो कॉमन है कि भाई हमने प्रोविजन लिख दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसका मतलब क्या है कि इतना जो है वो बैड डेब्ट्स होने वाला, उसके लिए हमने पहले से ही पैसा साइड में रख दिया। पैसा का वैसा रिजर्व जो है वो भी क्या है, ये हमने क्या किया, एक तरीके से पैसा यहाँ भी साइड में रखा कि जनरल लेजर इतना प्रॉफिट बांटेंगे नहीं और इतना प्रॉफिट अपने पास बचा के रखेंगे। तो ये भी क्या है, पैसा साइड में रख रहे हैं। फिर जो है वो दोनों में फर्क कहाँ है, फर्क जो है वो समझिएगा। फर्क क्या है, फिर हमने कहा था कि जो प्रोविजन है वो जो है वो कोई स्पेसिफिक के लिए होता है। तो फिर हमने कहा कि रिजर्व जो है वो भी तो किसी स्पेसिफिक के लिए हो सकता है, कि जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझिएगा दोनों में फर्क क्या है। यहाँ जो है वो क्या है, ये जो है मैचिंग सॉरी कॉन्सेप्ट की वजह से जो प्रजेंट ऑब्लिगेशन है उसके लिए बनाया जाता है। क्लियर है? समझिएगा कैसे। ये जो है ये हमेशा क्या होगा, प्रजेंट ऑब्लिगेशन होगा। प्रजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कि हमने, समझिएगा, हमने जो है वो क्या कर दिए, सेल कर दिए, सेल कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं। इसका मतलब जो है हमारे क्या है, डेटर है। और इस डेटर में से कुछ डेटर जो है वो हमें पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए हम जो क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे। तो ये जो डेटर है वो कौन से, आज तक के डेटर हैं। जो प्रोविजन बनाएंगे वो कौन से, आज तक के जो डेटर हैं उनके हिसाब से, जो हम इस साल के, इस साल जो भी डेटर है उनके हिसाब से जितने का खर्चा बनता है, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक पीरियड के इनकम और एक पीरियड के एक्सपेंस जो आपस में मैच करो। तो यहाँ पर क्या है, जितने डेटर है हमारे, या फिर जितने जो इस साल हमने सेल की, जितना उनका बैलेंस है उतनी की सेल हो चुकी है। मतलब उसमें से जितने बैड डेब्ट्स होंगे, उसमें से जितने का नुकसान होगा
वो हमें क्या कर देना चाहिए, इसी पीरियड के अंदर लिख देना चाहिए। समझ पा रहे हो बात? यहां पर भी हम पैसा जो है क्या कर रहे हैं, यहां भी पैसा जो है वो क्या कर रहे हैं, साइड में कर रहे हैं। पैसा यहाँ भी जो है वो साइड में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिजर्व के अंदर पैसा साइड में नहीं करते, यहाँ भी जो है पैसा साइड में करते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो हम पैसा साइड में क्यों करते हैं, इसके लिए कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। अब वहां पर क्वेश्चन कल ये पूछा था कि भाई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, तो ये क्या है, हमने प्रॉफिट कमा लिया है और ये प्रॉफिट हमने रोक के रखा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। समझिएगा, कोई लाइबिलिटी के लिए पैसा नहीं रख रहे हैं हमने, ये पैसा फ्यूचर के अंदर डिबेंचर रिडम्पशन जब करेंगे तो उस वक्त पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अपन पहले से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। समझ पा रहे हो बात? तो ये जो है ये आपका क्या रहेगा, रिजर्व में रहेगा। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा एक बार आराम से। नमस्ते नमस्ते। ये किसके लिए होता है, सेट असाइड फॉर फ्यूचर और एक्सटेंशन और फ्यूचर कंटिंजेंसी। ये जो है किसके लिए, फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए। आगे जो है हमारे आने वाले सालों में कुछ होगा, कुछ जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए काम आएगा, उसके लिए हमने पैसा क्या कर दिया, साइड में कर दिया। दूसरा इनके अंदर फर्क जो है वो क्या बनता है, फिर इसके बाद में अपन वो भी क्वेश्चन लेंगे पूरा अच्छे से, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वगैरह जो भी बाकी के सारे सारे हैं, वो भी देखेंगे। देखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो क्या है, अभी तक का जो ऑब्लिगेशन है, मतलब कि अभी हम बेच चुके हैं और उस बेचने के हिसाब से हमारा इतना बैड डेट्स हो चुका है, मतलब कि इतना जस्ट 5% होता है, मतलब कि 5% नॉर्मली बैड डेट्स जो हो चुका है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल के खर्चे जो इस साल के अंदर लिखो, और ये जो कहता है कि भाई सॉरी, इस साल के मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इस साल के खर्चे इस साल में लिखो, तो आज जो डेटर का बैलेंस है इस साल के अंत में, उसके जितना बैड डेट्स होना है वो इसी साल में लिख दिया जाए। तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमारा जो प्रॉफिट हमने कमाया है ना, उसके लिए खर्चा है, जो प्रॉफिट कमाया है उसके खिलाफ ऑब्लिगेशन है। समझ पा रहे हो? पर जो आज अभी हमने कमाया है उसके खिलाफ ऑब्लिगेशन है, इस वजह से इसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। पूरा होने के बाद में आपके डाउट भी ले लेंगे इसमें, और भी कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ लीजिएगा। क्लियर है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे समझिएगा, कल अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि हमने जो है वो लाइट का बिल आ गया है, उसके लिए पैसा साइड में रखा है, अखबार वाले का जो है वो पैसा साइड में रखा है। तो अखबार वाला इस महीने जो हम अखबार पढ़ चुके हैं और उनके जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, तो वो जो है वो हमारे लिए क्या एक तरीके से प्रोविजन बनाएंगे उसके लिए। यहीं पर जो 10,000 हमने साइड में रखे हैं वो किसके लिए, फ्यूचर के अंदर कोई भी कंटीजेंसी आएगी उसके लिए। तो ये जो है ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा। ये क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा। और इस वजह से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। यहां पर क्या है कि हमने प्रॉफिट कमाया, वो पूरा का पूरा जो वो
जो उनके मालिक हैं उनको ना दिया जाए, थोड़ा सा जो बिजनेस में रोका जाए, ताकि आगे जो हमारी कंटीजेंसी और फ्यूचर एक्सटेंशन अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो वहाँ पैसों की जरूरत होगी, तो उसके लिए हमारे काम आएगा। तो ये क्या किया हमने, पैसे को रोक के रखा है। अब समझिएगा, यहाँ जो पैसा रोक के रखा वो किसी लाइबिलिटी, किसी ऑब्लिगेशन के खिलाफ रोका जाता है। यहाँ जो हम रोकते हैं वो हम हमारी इच्छा से रोकते हैं। अब आप कहेंगे कई बार स्टेचुरी रिक्वायरमेंट होती है, स्टेचुरी रिक्वायरमेंट भी वो है, हमारा पैसा रोकने के लिए कहते हैं। समझिएगा, यहाँ जो प्रोविजन बनाया, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, तो इसका मतलब क्या, ये बेड डेब्ट्स होगा, ये एक्सपेंस होगा, ये ऑब्लिगेशन आएगा, उसके लिए हमने तैयारी की। यहाँ पर जो वो जनरल लेजर कौन सा, कि हमने जो पैसा कमाया उसको हमने थोड़ा सा रोक दिया। क्यों रोका, ताकि आगे जो एक्सटेंशन में काम आएगा। या फिर हमने प्रॉफिट कमा चुके हैं, समझिएगा हम प्रॉफिट कमा चुके हैं, सरकार ने कहा कि पूरा जो है वो मालिकों को मत दे देना, कल को तुम्हारे काम आएगा। समझिएगा, जैसे घर से पैसा दिया पिताजी ने, और उन्होंने कहा कि देखो ये 5,000 रुपये, इसमें से 1,000 रुपये जो है अपने जेब के अंदर जो वो दूसरी वाली जेब में डालते हैं। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि कल को कोई जरूरत पड़ेगी ना तो ये काम आएंगी। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, काम आएगा तो ये तो एक अच्छी बात है कि भाई काम आएगा, तो अपन उसके लिए पैसा जो पहले से रोक के रखें। तो ये एक तरीका हुआ। एक हमने वहां से कुछ खरीद लिया, ठीक है, और उसके बदले में या फिर कोई चीज जो है उसको जैसे अपने को जो है अ, अपनी बाइक जो है वो खराब चल रही है, तो अपन ने कहा कि इस बाइक को जो क्या करेंगे, रिपेयर करवाएंगे, तो उस रिपेयरिंग के लिए अपन ने पैसा साइड में रखा। तो दोनों में मत फर्क समझिएगा, ये पैसा हमने क्यों रखा है, एक जेब में पैसा क्यों रखा है, ताकि हमारे फ्यूचर के अंदर कहीं काम आएगा, कोई कंटीजेंसी वगैरह के लिए। और ये जो रोक रहे हैं वो किसके लिए, कोई ऑब्लिगेशन है उसके लिए रोक रहे हैं। तो इस प्रॉफिट और लॉस अपोर्शन अकाउंट में लिखा जाता है। अब आपका आता है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है सर, वो भी तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं। कल को हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे, जब रिडीम करेंगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी हमें। समझ पा रहे बात, उसके लिए हमने क्या कर दिया, आज से ही जो पैसा रोकना शुरू कर दिया। तो फ्यूचर में कोई बड़ा पेमेंट करना है तो उसके लिए हमने पैसा आज से ही रोकना शुरू कर दिया। तो ये जो है ये हमारा एक तरीके से क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, कि ये पैसा है हमारा, लेकिन उस वक्त कहीं जरूरत नहीं पड़ जाए, उस वक्त जो पैसों की कमी नहीं पड़ जाए, उस वजह से हमने पैसा रोक के रखा है। ये जो है प्रोविजन है, ये हमारे आगे वाले साल के अंदर खर्चा हो जाएगा, इतने का बजट हो जाएगा, तो उतना जो पैसा हमें कम मिलेगा। ये जो है पैसा हमने रोक के रखा है, समझ पा रहे हो बात, ताकि उस वक्त जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास पैसा रहेगा। समझ पा रहे हो बात। अब जो है आपके इसमें जो डाउट हो वो पूछ लीजिए। बाकी प्रोविजन और इसको डेप्रिसिएशन जब पढ़ेंगे ना तब वापस इसको एक बार आएगा अपने। क्लियर है। कभी पूछा जाए कि जो है प्रोविजन बनाते हैं तो वो किस वजह से बनाते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें काम लगता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट काम लगता है आपका, एक तो प्रूडेंस, एक मैचिंग। प्रूडेंस कह दो या इसे आप क्या कह सकते हो, कंजर्वेटिज्म भी कह सकते हो, कि भाई जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज है, उसके लिए हम्म ये लिख दीजिए भाई। अभी देखो, वैसे अपन एक बार इसको पूरा पढ़ेंगे प्रोविजन रिजर्व, और जब डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे ना तो उसमें वापस आएगा प्रोविजन और जो ये रिजर्व है। लेकिन अभी आप जो है मतलब समझ गए क्या, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए।
समझ गए? ये क्या है? प्रॉफिट के खिलाफ चार्ज है, वो अपॉर्शनमेंट है। अपॉर्शनमेंट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? बंटवारा। आप आगे पढ़ोगे पी एंड एल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो जो है वो क्या है? उसके बंटवारे के लिए। इस वर्ड का मतलब जो है वो क्या है? बंटवारा। क्लियर है? इसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखा जाता है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। क्लियर? फिर वहां अपन इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि रिजर्व वगैरह क्या है। भाई मैंने जो शॉर्ट नोट्स है आपके वो मैंने बना दी है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। ये जो है इस तरीके से बना रखे हैं। इनको एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको आपको ये मैंने बना के दिए हैं ताकि आप इसको देख के आप खुद से जो अपने नोट्स बनाएं। जैसे ये करने से आपको रिवीजन में किस तरीके से फायदा होगा, मैं एक बार आप ये जो सारे नोट्स है वो अपडेट कर देता हूँ आपके ऐप में। मैं अभी अपडेट कर दूंगा ना थोड़ी देर में। जैसे ये नोट्स है, इसका रिवीजन भी करेंगे। जब रिवीजन करेंगे तब तक आप ये अपने नोट्स जो वो बनाते रहिएगा। इनको बेस रखिएगा, ये पॉइंट तो आपको कम से कम लिखने ही है, उसके अलावा और कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आए तो वो भी लिखना है। ताकि रिवीजन के अंदर क्या होगा, आपको फायदा रहेगा कि भाई जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन किसका? इन सिग्निफिकेंट मैनर किसका? ट्रांजेक्शन और इवेंट का किसके लिए? ताकि कम्युनिकेट कर पाए और इंटरप्रेट कर पाए। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग के बारे में, तो अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। उसके अलावा अकाउंटिंग जो है वो क्या है? अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है और साइंस है। उसके बाद में बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के अंदर क्या है? ये चीजें होती है, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद में जो है वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस, तो ये रिकॉर्डिंग का काम करता है, ये समराइजिंग का काम करता है, ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ये सेकंड स्टेप है, ये प्राइमरी, पहले ये होता है फिर ये होता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड करते हैं, इसमें क्लासीफाई, समराइजेशन और ये करते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। हाँ, कॉस्टिंग मैं आपको कॉस्टिंग के लिए भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप जो है वो साथ साथ खुद से भी बनाए, ताकि उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपको फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि एक बार क्या होता है कि ये अपनी एक बेसिक साइकोलॉजी होती है कि जब हम खुद के लिखे हुए नोट्स जो पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। क्लियर है? तो आप इनको बेस बनाइएगा, इनको देख के आप अपने नोट्स जो खुद बनाइएगा ताकि आपको मजा आएगा। क्लियर है? अब जो है वो अपन पहला प्रोसेस शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे बीच में, ये तो एक प्रोविजन वाले जो है वो आगे, इस वजह से हम प्रोविजन और रिजर्व की बात आ गई, इस वजह से हम इसमें चले गए। तो जर्नल एंट्री, देखिए जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अप्रोचेज की, हम ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो दो अप्रोच जो है वो चलती है। कौन सी? दो अप्रोच चलती है। और इस सैटरडे को थोड़ा बहुत जो है कोर्स हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट में भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और दूसरा हो गया, तो फिर अपन हर सैटरडे जो है वो एक रिवीजन क्लास जो है वो रखेंगे, ताकि एक बार रिवीजन यहाँ तक का हो जाए, फास्ट फास्ट फटाफट फटाफट। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, जो आज से आज तक जो आ रही थी वो अप्रोच कौन सी है, और मॉडर्न अप्रोच मतलब कि अभी के टाइम में नई जो अप्रोच आई है वो कौन सी है। इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं, या इसे हम बैलेंस शीट अप्रोच भी बोलते हैं। क्लियर है? इसे हम मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या बैलेंस शीट अप्रोच जो है ये इन दो नामों से जानते हैं। ट्रेडिशनल जो है परंपरागत, जो पहले से चलती आ रही है वो। अब समझिएगा दोनों में फर्क क्या है, फर्क ध्यान से समझिएगा।
ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी है? जो हमने 11th-12th के अंदर पढ़ी थी और जिसके हिसाब से हम आज तक अकाउंटिंग करते हैं। इसने कहा कि जो भी अकाउंट है ना, वो सारे के सारे जो है वो उनको मेनली दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। हमने कहा कौन से? तो उन्होंने कहा कि एक तो पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। हमने कहा पर्सनल अकाउंट में कौन से होते हैं? तो उन्होंने कहा वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। ठीक है सर, पर्सन का मतलब तो आदमी होता है क्या? आदमी है पर्सन का मतलब? उन्होंने कहा कि नहीं, पर्सन का मतलब आपने कहीं और पढ़ा है क्या पर्सन? हमने कहा और तो हमने कहाँ पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि याद करो, इनकम टैक्स में पढ़ा है क्या? हमने कहा हाँ, इनकम टैक्स में पढ़ा है। वहां तो पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, सोसाइटी हो सकता है, और AOP हो सकता है, POI हो सकता है। ये आप टैक्स में पढ़ेंगे सारे के सारे। पर्सन का मतलब क्या हो सकता है? इंडिविजुअल, मतलब कि राम श्याम जो भी जिंदा व्यक्ति है ना, वो सारे के सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि HUF वगैरह, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो हो सकती है, फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, या फिर कंपनी हो सकती है, या फिर आपका जो है सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा दी, या आरटी सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कि दो या दो से ज्यादा पर्सन का मिलके समूह हो सकता है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लोग, इंडिविजुअल मतलब कि जो जीवित व्यक्ति है उनका एसोसिएशन हो सकता है। हमने कहा तो मतलब पर्सनल अकाउंट में ये सारे, इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो सारे के सारे पर्सनल में आएंगे। हमने कहा हाँ, इनसे अगर रिलेटेड कोई अकाउंट है तो वो क्या होंगे? पर्सनल में आएंगे। तो ये सारे जो है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? जो किसी पर्सन से रिलेटेड। हमने कहा ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, इसमें भी कोई क्लासिफिकेशन है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, ये पर्सनल अकाउंट जो है ये आपके तीन तरीके के होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हमने कहा ये कौन सा? कि जो जीवित व्यक्ति है, राम श्याम मोहन महेश गीता सीता ETC, कुछ भी हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कोई अकाउंट है, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, महेश का अकाउंट, गीता का अकाउंट, सीता का अकाउंट, ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब पर्सन जो पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की आंखों से जिसको देखो और वो जो पर्सन दिखे ना, वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है? तो इसमें अदर देन इंडिविजुअल आएंगे, मतलब कि जो भी जीवित इंसान को हटा दो उनके अलावा। क्लियर है? आर्टिफिशियल पर्सन में कौन से आएंगे? पर्सन जो पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, जो कानून की निगाह में क्या है? इंसान है। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपके कंपनी का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, जैसे ABC
लिमिटेड, PQR लिमिटेड, ठीक है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट है, या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का है, या कोई आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ पर्सन का है, इस तरीके के कोई भी अकाउंट है तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब हमने कहा कि सर ये इन द आइज ऑफ लॉ का मतलब क्या है, जैसे कि वन एग्जाम जो है वो हमने रजिस्टर करवा रखा है, तो इस केस के अंदर क्या है, जैसे किसी ने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, पर्सनल मेरे साथ किया, तो मैं उस आदमी पे केस करूंगा। और मान लीजिए उस आदमी ने इस वन एग्जाम जो फॉर्म है इसके साथ कुछ फ्रॉड कर दिया, तो ये वन एग्जाम एक्चुअल में वन एग्जाम पीछे कौन है, मैं, भरत सर और संदीप सर, तीन लोग, ठीक। लेकिन ये जो वन एग्जाम है ये केस कर सकती है उस पर, समझ पा रहे बात। तो इसकी एक अलग आइडेंटिटी है, और तो और कोई चाहे तो इस पे भी केस कर सकता है, और ये चाहे तो किसी और पे केस कर सकता है। क्लियर है। तो ये क्या है, कानून की निगाह में इनको क्या कर दिया गया आदमी, तो जैसे एबीसी लिमिटेड का है, PQR लिमिटेड का है, जैसे महेश एंड सन्स का अकाउंट है, या फिर रजनी एंटरप्राइजेज का अकाउंट है, इस तरीके का कोई भी अकाउंट है, या तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। हमने कहा ये तीन ही है, दो ही है, उन्होंने कहा कि नहीं एक और तरीके के पर्सनल होते हैं। हमने कहा कौन से, तो उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सन के अकाउंट के स्थान पर आए। हमने कहा अच्छा, किसी पर्सन के जगह पे ऐसे कौन से अकाउंट है, कुछ बता सकते हैं आप, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। हमने कहा बताओ इसके एग्जाम्पल। बताइए इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट, मालिक ने पैसा दिया, जैसे राम से पैसा लेते तो हम क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कि भाई पैसा आया और राम का माइनस हो गया, राम की जगह राम आ गया, क्योंकि वो राम ने दिया तो राम का अकाउंट है, राम ही लिख रहे हैं। मालिक ने पैसा दिया तो लिखना क्या चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर, कि भाई पैसा आया और दिया किसने, ओनर, कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर, ये करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ये कैपिटल जो है लिखा कैपिटल है, लेकिन ये कैपिटल रिप्रेजेंट किसको करता है, उसके मालिक को करता है, जो उसका उसमें पैसा लगाने वाला उस ओनर को रिप्रेजेंट करता है। समझ पा रहे हो बात। तो वो लगाने वाला होगा कौन, या तो कोई जिंदा व्यक्ति, या कोई कंपनी होगी, कोई फर्म होगी, या जो भी होगा, तो वो अल्टीमेटली वो कौन है, एक पर्सन है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, उस पर्सन के स्थान पे ये कैपिटल अकाउंट आया है, तो ये एक तरीके से क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, कि भाई मालिक के पर्सनल अकाउंट के जगह पे हमने क्या किया, इस कैपिटल अकाउंट को लिखा दिया, क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्लियर। डेटर और क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर तो किस में आ जाएंगे, नेचुरल के अंदर। बैंक जो है, बैंक का भी बात करेंगे अपन। कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में ड्राइंग अकाउंट, मालिक को रिप्रेजेंट करता है। अब ये समझिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब
खर्चा किया नहीं है लेकिन पहले उसका पेमेंट कर दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया है लेकिन अभी पेमेंट करना बाकी है। अक्रूड इनकम, इनकम कमा ली है लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है। अनअर्न्ड इनकम जो प्राप्त हो गई है लेकिन हमने कमाई नहीं है। हम अकाउंटिंग करते हैं जो अक्रूवल बेसिस से करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल जो है दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहे हैं अपन। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक पीरियड के इनकम और एक पीरियड के एक्सपेंस, या फिर एक पीरियड के इनकम और गेन और उसके अगेंस्ट में किए गए खर्चे और एक्सपेंस को आपस में क्या करो, मैच करो, ताकि आपको नेट रिजल्ट पता चलेगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, करना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने 31 मार्च को आप हिसाब कर रहे हैं, 31 मार्च को हिसाब कर रहे हैं और फरवरी के अंदर मान लीजिए आपने जो अपना एम्प्लॉय है उसको 2 महीने की सैलरी दे दी। तो फरवरी में क्या किया आपने, एक सॉरी मार्च, 1 मार्च को आपने क्या कर दिया, उसको 2 महीने की सैलरी दे दी। तो एक तो मार्च की दी और एक मार्च के बाद में अप्रैल की दी, तो 2 महीने की दे दी। एक तो ये मार्च की और एक अप्रैल की। मार्च की दी 31 मार्च तक की, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, इस साल का खर्चा इस साल में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद के 1 महीने का खर्चा किया, जो पेमेंट किया है, क्या वो खर्चा हो गया है क्या? नहीं, वो खर्चा नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, उस 1 महीने का जो खर्चे का जो पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करते वक्त तो हम सोचते नहीं है, पूरे साल में हम जो सीधी एंट्री कर दी हमने की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए उसके 10,000 पर मंथ सैलरी थी तो हमने उसको 20,000 दे दिया। लेकिन फिर हमने कहा कि यार ये तो अगर इसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया तो ये 20,000 में से एक तो जो 10,000 रुपये वो तो अप्रैल के, जो कि इस साल का खर्चा नहीं है, इस साल का खर्चा नहीं है तो इस साल के पीएनएल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है उसी पीरियड के खर्चे और उसी पीरियड के एक्सपेंस जो आपस में मैच करो। तो ये खर्चा तो पीएनएल में नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सैलरी को कम करना होगा, 20,000 में से 10,000 ही रखना होगा। अल्टीमेटली ये जो 20,000 है इसमें से 10,000 तो जो अगले महीने के, तो ये डेबिट की जगह काट के इसको 10,000 तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस क्रेडिट कर देंगे टू सैलरी 10,000 से। और इसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ठीक है, 10,000। ठीक सर, बिल्कुल सही बात, सारी बात आपकी समझ आई, इसमें हमें कोई भी दोहराय नहीं है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कैसे हो गए, समझिएगा। राम को पैसा उधार देते हैं, क्या एंट्री करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, समझ पा रहे बात। तो राम हमारा क्या होता, पर्सनल होता, पर्सनल अकाउंट होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी, एम्प्लॉय को उधार देते तो क्या करते हैं, एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। अब ये जो 10,000 रुपये आपने उस एम्प्लॉय को दिए हैं अप्रैल महीने के, क्या वो आपने उसे एज एम्प्लॉय दिए क्या? नहीं, उस यहाँ देखे तो आपके लिए वो क्या है, एज उधार है। समझ पा रहे बात, क्योंकि अप्रैल का महीने का पेमेंट तो हुआ नहीं। तो ये जो 10,000 रुपये है, क्या ये पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है क्या? हाँ। अगर आप किसी और को उधार देते तो आप क्या करते, जैसे राम को उधार देते तो राम टू कैश, आपने एम्प्लॉय को दिया इस वजह से आपने क्या कर दिया, सैलरी टू कैश। बाकी है हकीकत में क्या, ये 10,000 रुपये आपके उधार 31 मार्च की डेट में आके देखो तो ये क्या, अप्रैल महीने की आपने सैलरी उसे उधार दे दी। समझ बात रहा, आपने उसको एडवांस दे दी। तो ये जो अकाउंट है प्रीपेड एक्सपेंस, वो क्या है, उस उधारी को रिप्रेजेंट करता है, और उधारी जो है वो किसकी, उस एम्प्लॉय की रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की एक पर्सन है एम्प्लॉय हमारा, उसको एडवांस पेमेंट किया तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। समझ पा रहे बात। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये जो सारे सारे जो है वो इसी तरीके, इसके अगेंस्ट के अंदर जो हमने नहीं दिया पेमेंट तो वो उधारी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हमने पेमेंट नहीं किया उसकी उधारी हमारे ऊपर जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। वैसे वैसे अक्रूड इनकम हमने कमा लिया, मिला नहीं, तो हम उससे पैसा उधार मांगते हैं, तो अल्टीमेटली उस आदमी का नाम लिखना चाहिए। अगर किसी को किसी से उधार मांगते हैं तो उस आदमी का नाम लिखना चाहिए, लेकिन उस आदमी के बजाय हम क्या कर रहे हैं, ये अक्रूड इनकम वर्ड यूज करते हैं। पैसा को ऐसा अनअर्न्ड इनकम, हमें पैसा मिल गया लेकिन हमने कमाया नहीं है, तो हमने पैसा क्या किया, एक तरीके से उधार लिया है। तो हम किसी से उधार लेते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, उसकी बजाय अनअर्न्ड इनकम लिख रहे हैं। क्या ये आपको समझ आया क्यों ये जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है? क्लियर है भाई, यहाँ तक में कोई डाउट? क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब यहाँ से समझिएगा आगे। ये तो हो गए हमारे
पर्सनल अकाउंट, हमने कहा कि ये तो हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो हमने कहा कि इम्पर्सनल कौन से, इम्पर्सनल कौन से, देखो ये जो कानून बनाने वाले हैं ना, उनका सीधा से हिसाब है। सीधा से हिसाब किस तरीके का, एक की डेफिनेशन देते हैं और जो बाकी बचता है वो अपने आप से क्या हो जाता है, दूसरा वाला हो जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की डेफिनेशन देनी थी, तो उन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस की डेफिनेशन दी कि प्रेफरेंस शेयर वो है जिनका प्रेफरेंशियल राइट है। हमने कहा फिर इक्विटी कौन सी है, तो उन्होंने कहा इक्विटी वो है जो प्रेफरेंस नहीं है। तो पर्सनल हमने बता दिया कि जो किसी पर्सन से रिलेटेड है वो क्या है, पर्सनल है। तो इम्पर्सनल कौन से, जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ओके, हमने कहा ये कितने तरीके के होते हैं, इसमें भी कोई कैटेगरी होती है क्या, उन्होंने कहा कि हाँ इनमें भी एक कैटेगरी होती है। हमने कहा क्या कैटेगरी है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये जो है इम्पर्सनल, ये जो अकाउंट है ये दो तरीके के होते हैं। ये जो है ये दो तरीके के होते हैं, एक तो रियल अकाउंट और एक नॉमिनल। हमने कहा रियल अकाउंट कौन से, तो उन्होंने कहा कि रियल अकाउंट जो असेट से रिलेटेड है। हमने कहा असेट से रिलेटेड कौन कौन से, अदर देन पर्सनल है ना, तो असेट से रिलेटेड असेट भी कौन सी, असेट भी कौन सी, असेट असेट अदर देन पर्सनल। अगर कोई पर्सनल है, भाई जैसे राम से पैसा मांगते हैं तो वो भी हमारे लिए एसेट है, लेकिन वो पर्सनल में चला गया, तो असेट अदर देन पर्सनल जो है उनसे रिलेटेड उनके अकाउंट जो है वो यहाँ आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, ये टेंजिबल हो सकती है एसेट और ये इनटेंजिबल एसेट हो सकती है। तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट या इंटेंजिबल असेट अकाउंट भी लिख सकते हो। हमने कहा कि इनके एग्जांपल, उन्होंने कहा कि इसके एग्जांपल तो आपके चाहो जितने लिखो, बिल्डिंग, फर्नीचर, सॉरी, फर्नीचर और मशीनरी, गैस, इटीसी बहुत सारी हो जाएगी यहाँ पर। और इम्पर्सनल के अंदर, सॉरी इनटेंजिबल के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जिसको अपन छू नहीं सकते, वो जो है सारे के सारे यहाँ आएंगे। क्लियर है भाई, इसमें कोई खास डाउट वाली बात है नहीं। इसको जहाँ लिखो ना नॉमिनल अकाउंट और वगैरह वगैरह ये, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाद में कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिनके बारे में और अपन बात करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर नॉमिनल अकाउंट जो है, अकाउंट रिलेटेड टू
इनकम, गेन, एक्सपेंस और लॉसेज जो है वो सारे के सारे इसमें आएंगे। जैसे आपका हो गया सैलरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एग्जाम्पल, और डिविडेंड इनकम अकाउंट। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं आप, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी आपके एक्सपेंस वगैरह जो भी है। अब ये जो है ना, इनकी मेन खासियत क्या होती है पता है? इनकी खासियत होती है कि एट द ईयर एंड इनको क्या किया जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है। कर दिया जाता है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको क्यों खत्म कर दिया जाता है? हाँ, ये ऐसे बहुत सारे अकाउंट है, परचेज सेल्स वगैरह जो है, दी लास्ट के अंदर एक बार इस अप्रोच से और जो मॉडर्न अप्रोच है वो दोनों करने के बाद हम इसको देखेंगे। जैसे परचेज सेल हो गया, बैंक का जो हो गया वो वगैरह सारे जो अपन लिखेंगे, एक एक के ऊपर बात कर लेंगे। एट द ईयर एंड राइट ऑफ कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होते हैं। उस पीरियड में जन्म लेके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। अंत में पीएनएल में पीरियड के अंत में पीएनएल में जो खत्म हो जाते हैं, और बाद में पीएनएल से नेक्स्ट ये कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं। देखो, नॉमिनल जो है इनका क्या है? इनकम एक्सपेंस वगैरह के से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो यहाँ आएंगे। राइट ऑफ कर दिया जाता है लास्ट के अंदर इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो है एक पर्टिकुलर किसी पीरियड से रिलेटेड है, जैसे सैलरी है तो इस साल की सैलरी है, तो वो इस साल से इस साल को रिप्रेजेंट करेगी, तो अंत में जो है इस साल के अंत में पीएनएल के अंदर राइट ऑफ कर देंगे। ये जिस पीरियड पीरियड में जन्म लेते हैं उसके अंत में जो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं पीएनएल में। और पीएनएल में खत्म होने के बाद जो है वो पीएनएल से नेट बैलेंस इनका कहाँ चला जाता है? कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो कैपिटल में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली नॉमिनल अकाउंट जो है वो किस में जाके मिलेंगे? आपके कैपिटल अकाउंट में जाके मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई यहां तक की बात? दूसरी जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, हमने इससे पूछा कि भाई तुम्हारा
क्या कहना है। तो उन्होंने कहा देखो अल्टीमेटली आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हमने कहा हाँ वही ट्रेडिशनल में भी कह रहा था, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, प्लस और माइनस। वो तो हमने पहले भी पढ़ा है, कोई इसमें बड़ी वाली बात है नहीं। इसमें देखो अल्टीमेटली अकाउंटिंग के लिए इसमें क्या कर दिए थे, इसमें अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसके लिए क्या कर दिए थे, ये ट्रेडिशनल में लिखवाना भूल गया था। ट्रेडिशनल के अंदर अकाउंटिंग के लिए इन्होंने क्या कहा, अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग करनी है आपको तो आपको 3 गोल्डन रूल फॉलो करना है। 3 गोल्डन रूल फॉलो करना है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट किसे करोगे, व्हाट्स कम इन, क्रेडिट करोगे व्हाट्स गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। ठीक है, 11-12 में जो आपने याद किए थे वो परचेज और सेल्स अकाउंट नहीं, अभी मैं लास्ट के अंदर होमवर्क दूंगा, मतलब इसके ऊपर तो अपन बात करेंगे। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, एडजस्टेड परचेज हो गया और बैंक अकाउंट हो गया, इनके ऊपर एक एक के ऊपर अपन बात करेंगे किस किस के अंदर आते हैं। मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ ले एक बार, उसके बाद में ये कुछ अकाउंट है जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट जो वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, रियल में आएगा, पर्सनल में आएगा, इस तरीके काफी अकाउंट जो वो अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो इसके बाद में आया मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जिसके क्या क्या नाम और हैं, जिसके और नाम में हम जैसे बैलेंस शीट जो है वो भी बोलते हैं, या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, या बैलेंस शीट अप्रोच भी बोलते हैं। समझिएगा, इसने क्या कहा कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। हमने कहा कि एक डेबिट और क्रेडिट। क्लियर। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो सेम रहेगा, हमने कहा ये तो हमें पता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट जो हमेशा किसके बराबर होगी, लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होगी। हमने कहा कि एक काम करो, ये आपकी अकाउंटिंग, ये भाई याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पूछे तो यही है। ठीक है, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल कर दो, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी कर दो, वो सारे उसके इंटरप्रिटेशन है। इसने कहा कि ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है और इसके हिसाब से ही अकाउंटिंग होगी। ये नई वाली जो आई, जो अप्रोच आई, उसने इस तरीके से कहा कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, आपकी ये जो स्थिति है ये यथावत रहेगी, ये इसी तरीके से रहेगी। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है और एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगी, मतलब रहेगी, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर। हमने इससे पूछा कि भाई अकाउंट कितने तरीके के होते हैं आपके हिसाब से, अकाउंट्स जो वो कितने तरीके के होते हैं। तो इसने कहा कि अकाउंट्स जो है वो हमारे हिसाब से 5 तरीके के होते हैं। वो कितने से कह रहा था, मेन 2 पर्सनल इम्पर्सनल, फिर पर्सनल के अंदर जो है वो नेचुरल आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल के अंदर वो रियल और नॉमिनल बोल रहा था। हमने इससे पूछा कि भाई अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तो एसेट का अकाउंट हो सकता है, एक लाइबिलिटी का अकाउंट हो सकता है, एक आपका कैपिटल का अकाउंट हो सकता है, एक आपका एक्सपेंस का अकाउंट हो सकता है, एक आपका इनकम का अकाउंट हो सकता है। इसने क्या कहा, अकाउंटिंग जो है इनके हिसाब से इसने अकाउंट्स कितने कितने प्रकार के बताए, इसने 5 प्रकार के बताए कि भाई एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। हमने कहा आपके इक्वेशन में ये 3 ही लिखे थे, फिर ये 2 कौन से आ गए, एक्सपेंस और इनकम। उन्होंने कहा ये अलग से अकाउंट जरूर अलग से हैं, लेकिन अल्टीमेटली
इनका जो नेट बैलेंस होगा ना, इनका नेट बैलेंस जो वो अल्टीमेटली कहाँ जाना है, इनका नेट बैलेंस जो अल्टीमेटली कहाँ जाना है, कैपिटल में जाना है। तो अल्टीमेटली ये जो भी इफेक्ट करेंगे वो किसको करेंगे, कैपिटल को ही इफेक्ट करेंगे। समझ पा रहे बात। लेकिन 5 तरीके का अकाउंट इसने बताया कि एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। क्लियर है। हमने कहा कि अगर इनकम होगी तो उन्होंने कहा इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ेगी। हमने कहा कि एक्सपेंस होगा तो उन्होंने कहा कैपिटल कम होगी। क्लियर है। तो इन्होंने कहा कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए आपकी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली चीज जो सेम रही। हमने कहा अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसकी, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हम तो बहुत ही आसान करते हैं कि भाई क्या होगा इनके बीच में, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, इनमें क्या हो सकता है। हमने क्या हो सकता है मतलब क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि या तो ये बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। हमने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा था या तो कैपिटल बढ़ेगी या कैपिटल कम होगी, या लाइबिलिटी बढ़ेगी या लाइबिलिटी कम होगी, या एसेट बढ़ेगी या एसेट कम होगी, या एक्सपेंस बढ़ेंगे या एक्सपेंस कम होंगे। क्लियर। एक्सपेंस कम कब होंगे, जैसे प्रीपेड सैलरी वाले केस के अंदर हमने सैलरी को कम किया तो कम करने के लिए क्रेडिट किया। तो उन्होंने कहा बस बिल्कुल सिंपल है, हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो सीधा पूछते हैं कि भाई इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज या डिक्रीज। हमने कहा अच्छा इंक्रीज और डिक्रीज कैसे, तो उन्होंने कहा एसेट अगर इंक्रीज करनी है तो उसे डेबिट कर दो, एसेट को अगर डिक्रीज करनी है क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट कर दो, कम करनी है डेबिट कर दो, कैपिटल जो है उसको कम कर इंक्रीज करना है क्रेडिट कर दो और इसको डेबिट कर दो। और एक्सपेंस अगर है तो इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस जो है उसको क्या कर दो, और इनकम जो है उसको क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो। हमने कहा ये क्रेडिट डेबिट का तुमने कैसे पता किया भाई, भाई अल्टीमेटली जो वो आप ऐसा कैसे पता कर रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो कुछ भी नहीं है, ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, इसको मान लीजिए डेबिट तो इसको क्रेडिट, अल्टीमेटली तो ये है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि एसेट का बेसिकली नेचर क्या है, असेट का बेसिकली नेचर जो है वो क्या है, असेट का बेसिक नेचर क्या है, मतलब नॉर्मली एसेट क्या होती है, डेबिट है। ठीक है। लाइबिलिटी और कैपिटल जो है वो क्या है, क्रेडिट है। क्लियर है। अब एसेट का बेसिकली नेचर डेबिट है तो उसे इंक्रीज करना है तो और डेबिट करो, इसका बेसिकली नेचर डेबिट है कम करना है तो उसे क्रेडिट करो। समझ पा रहे बात भाई। कैश है उसका बैलेंस डेबिट है क्योंकि वो उसका डेबिट नेचर है, और आएगा तो और डेबिट कर दो, कम हो रहा है तो वापस कम करने के लिए क्रेडिट कर दो, कम में तो सीधा उल्टा ही करना है। लाइबिलिटी जो है वो बेसिकली किस नेचर की है, क्रेडिट नेचर की है, और अगर वो और इंक्रीज होगी तो और क्रेडिट करना है। भाई कोई हमसे 5,000 मांगता है और अगर उधारी बढ़ानी है तो 2,000 और उधार ले लो, तो उस केस के अंदर उधारी बढ़ेगी तो उस केस के अंदर जो वो अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करनी है, और लाइबिलिटी कम करेगी तो डेबिट करेंगे, क्योंकि बेसिकली उसका नेचर क्रेडिट है, और इंक्रीज करना है तो और क्रेडिट कर दो। समझ पा रहे बात। और पैसा वैसा कैपिटल का क्रेडिट नेचर है, और अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो, नहीं तो उसे डेबिट कर दो। क्लियर। सर ये एक्सपेंस और इनकम का, उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इनका तो जो है कैपिटल के हिसाब से ही होता है। इनकम होगा तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी। समझ पा रहे हो बात भाई। जैसे ये मैं बिजनेस बिजनेस हूँ, मैंने यहाँ से बिजनेसमैन से पैसा लिया है, अल्टीमेटली मैं बिजनेस जो भी मुनाफा कमाऊंगा, अगर मैं मुनाफा कमाऊंगा तो कैपिटल बढ़ेगी। भाई मेरे बिजनेस के अंदर जिसने 2 लाख रुपए लगाए, कल को मैं 50,000 का मुनाफा कमा दूंगा तो उसके पैसे कितने लगे रहेंगे, बिजनेस 2.5 लाख हो जाएंगे। फिर 1 लाख और कमा लिया फिर 3.5 लाख हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा इनकम जो है वो बढ़ेगी। इनकम का बेसिकली नेचर कैसा है, कैपिटल के जैसा है, क्योंकि इनकम जब होगी, इनकम जब होगी तो आपकी क्या होगी, कैपिटल जो वो इंक्रीज होगी। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कैपिटल कम होती है तो उस केस के अंदर डेबिट होता है, तो इनकम कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। वैसा वैसा एक्सपेंस जो जस्ट इसका उल्टा है, अगर खर्चा होगा तो उस केस के अंदर कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी मतलब कि डेबिट करना है, और कैपिटल इंक्रीज करनी है तो मतलब एक्सपेंस जो कम होगा तो उसे क्रेडिट करें। तो बेसिकली इसका नेचर जो वो क्या हो जाएगा, इनकम का तो क्रेडिट हो जाएगा, इसका डेबिट हो जाएगा।
समझ पा रहे हो बात? ये कैपिटल के जस्ट ऑपोजिट चलता है एक्सपेंस। तो इसने कहा कि आप इस तरीके से जो है वो रहेंगे। अब जो है कुछ अकाउंट में आपको लिखा देता हूँ जिनके बारे में आपको पता करना है कि ये कौन कौन से अकाउंट में आएंगे। यहाँ तक का लिख चुके हो? और भाई कल एक क्वेश्चन दिया था, तो सबने आंसर जो व्हाट्सएप पे नहीं भेजा भाई, ऐसा ना करें, व्हाट्सएप पे भेज दें ताकि आप अपने ऊपर ये ऑब्लिगेशन रखें कि भाई मेरे को ये करना है, जो होमवर्क दिया है वो करना है। अल्टीमेटली वही आपको जो वो फायदा दिलाएगा। ये जो है वो लिखना है आपको। एक तो जैसे मैं बता दूं किस तरीके से लिखना है आपको। जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग जो है वो उसमें क्या है, ट्रेडिशनल के हिसाब से बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट है। और अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से क्या है, ये असेट है। तो ये कुछ लिख रहा हूँ जिनके बारे में आपको पता करना है। एक तो बैंक के अंदर करवाई गई फिक्स डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद में आपको पता करना है रेंट आउटस्टैंडिंग। उसके बाद में एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग, एड परचेज और लेस क्लोजिंग। और आपको पता करना है क्लोजिंग स्टॉक। के बाद में आपको पता करना है परचेज सेल्स और बैंक अकाउंट। और आपको पता करना है सेल्स टैक्स पेबल, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट के बाद में कैपिटल तो वैसे बता ही दिया था, फिर भी एक कैपिटल। और बैड डेब्ट रिकवर्ड, प्रीपेड वगैरह, डेप्रिसिएशन और पर्सनल इनकम टैक्स। हाँ आपने भेजा तो था, लेकिन ये जो है ये आपको इतना होमवर्क करके लेके आना है, इसके बारे में पता करके लेके आना, फिर अपन जो इनके एक एक के बारे में बात करेंगे। भाई
जैसे मैं आपको कन्फ्यूजन, फिर मैं कन्फ्यूजन क्रिएट करूं तो कंफ्यूज होना नहीं है, जो भी आप पता करो ना वो एकदम सॉलिड पता करना। जैसे बेड डेट्स के अंदर आपने कुछ भी कहा, फिर मैंने कह दिया कि बेड डेट्स जो किसी डेटर से रिलेटेड है तो उसके हिसाब से पर्सनल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं फिर आप कहो कि हाँ सर होना चाहिए। आप जो इनके बारे में पता करके आपको लेके आना है। क्लियर है भाई? क्लियर है? कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर क्लास हुई तो 5-10 मिनट में शुरू होगी, नहीं तो फिर आज नहीं भी हो सकती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम अगर हुआ तो उस केस के अंदर मैं नहीं ले पाऊंगा, कल ही ले पाएंगे अपनी क्लास, है ना? क्लियर है? यहाँ तक का पढ़िएगा, और जो नोट्स है वो मैं आपके अभी अपडेट कर दूंगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कल तक जो अपडेट हो जाएंगे।